गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने इस लेक्चर के माध्यम से बायोलॉजी का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अवेटेड टॉपिक था। कई बार मैं बोल चुका था कि साइंस शुरू करेंगे, लेकिन बीच में बीमार पड़ गया था, इस कारण से साइंस शुरू करने में थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आज से हम बायोलॉजी का एकदम बेसिक लेवल से अध्ययन करेंगे। अर्थात हम आज के इस लेक्चर में कोशिका का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हम कोशिका से। क्या होती है ये कोशिका? जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हर एक जीव की आधारभूत संरचना कोशिका से ही निर्मित होती है और कोशिका के संचालन से ही व्यक्ति के, या कहना चाहिए किसी भी जीव के शरीर का संचालन होता है। इसीलिए कोशिका प्रत्येक जीव की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई मानी जाती है। तो अगर सिर्फ एक लाइन में हमें डिफाइन करना है कोशिका को, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोशिका जीवों की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका जो शब्द है, या जो शब्द है ना सेल, ये लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक है, यानी कोशिका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसको समझा गया है कि ये एक कमरे की भांति है और कमरे के अंदर जहाँ पर लोग रहते हैं, आमतौर पर कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग रह रहे हैं और अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इसीलिए इसके लिए शब्द यूज हुआ है कौन सा? सेल, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, कोशिका में स्वजनन की क्षमता होती है। ये एक पारगम्य झिल्ली से घिरी हुई रहती है। पारगम्य झिल्ली अर्थात परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका अर्थ ये होता है कि इसमें छिद्र पाए जाते हैं। और छिद्र से पारगम्य कैसे बनी है ये झिल्ली? क्योंकि इस झिल्ली के दोनों तरफ से पदार्थ एक तरफ से दूसरी तरफ आदान प्रदान किए जाते हैं। इसीलिए इस झिल्ली को कहा गया है पारगम्य झिल्ली। कुछ इस प्रकार का नज़ारा लगता है अगर कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने लगभग 9th क्लास में माइक्रोस्कोप का यूज़ करके प्याज के छिलके की कोशिकाओं को देखने का प्रयास किया होगा। वो कुछ इस प्रकार के नज़र आते हैं। क्लियर है? लैटिन भाषा में सेल अर्थात कोशिका शब्द का अर्थ होता है छोटा कमरा। क्लियर है? और ये भी मैंने बता दिया कि क्यों इसको बोला गया है छोटा कमरा। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला मतलब परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है तथा इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। स्वजनन की क्षमता होती है, इसका तात्पर्य क्या है कि ये या एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में स्वयं से ही विभाजित होने की ताकत रखती है। इसीलिए इसमें स्वजनन की क्षमता निहित है। अर्थात प्रत्येक जीव का शरीर जिस सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है उसे कोशिका कहते हैं। क्लियर है? तो हमारे शरीर की जो सूक्ष्मतम इकाई हो गई वो कौन सी हो गई? कोशिका। चलिए अब अपन पढ़ते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी, कौन कौन से वैज्ञानिक इन्वॉल्व हैं कोशिका को खोजने में। ठीक है, तो यहाँ पर दो अलग अलग मत हैं। एक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी और दूसरे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो यहाँ पर अपनी विचारधाराओं को दो भागों में विभाजित कर देना। एक कोशिका के बारे में जो हम पहले बार अध्ययन करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि कोशिका की खोज वर्ष 1665 ईस्वी में एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की थी और उन्होंने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क की पतली स्लाइड में इसकी खोज की थी। ठीक है, कॉर्क
हम बोल सकते कि एक पदार्थ था जिसकी उन्होंने एक स्लाइड बनाई थी। जिस कांच की प्लेट देखी होगी ना आपने, जब ब्लड टेस्ट वगैरह कराया होगा, उसको कहते हैं स्लाइड। तो सबसे पहले अपन इन वैज्ञानिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन थे ये? ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे जिनका नाम था क्या? रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया? स्वयं से ही एक माइक्रोस्कोप बनाया, एक सूक्ष्मदर्शी बनाया, कॉर्क की एक स्लाइड ली और उस स्लाइड में उस कोशिका को रखकर उसको देखा माइक्रोस्कोप के माध्यम से। हुक के द्वारा देखी गई बक्सेनुमा संरचना वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। बक्सेनुमा संरचना क्यों? क्योंकि अगर आप इस डायग्राम पर फोकस करोगे या इस कहना चाहिए इमेज पर फोकस करोगे तो यहाँ पर आपको बक्सेनुमा संरचना ही मिलेगी इस प्रकार की। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कोशिकाएं कुछ इस प्रकार की दिखती है, खंड बने हुए रहते, इसलिए इसको साहित्य में जब लिखा गया तब कह दिया बक्सेनुमा संरचना। ठीक है, तो ये रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिकाएं कौन सी थी? वो मृत कोशिकाएं थी। रॉबर्ट हुक का यह अध्ययन उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया था। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। रॉबर्ट हुक ने तो अध्ययन कर लिया कोशिका का, लेकिन इस अध्ययन के विषय में जानकारी उन्होंने कैसे दी? उन्होंने इस अध्ययन को प्रकाशित किया, उनकी एक बहुत फेमस मैगजीन चलती थी उस समय जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया नामक किताब में उन्होंने अपने पूरे अध्ययन को प्रकाशित किया था। इसके बाद ये तो हो गए कौन? रॉबर्ट हुक। और इनके द्वारा जिस कोशिका का अध्ययन किया गया था वो कैसी थी? मृत कोशिका। किस वर्ष? 1665 ईस्वी में। इसके बाद एक अन्य महान विभूति आते हैं जिनका नाम है ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है इनका? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने वर्ष 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर के संगठन का अध्ययन किया। ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक ने जिस कोशिका का अध्ययन किया वो जीवित कोशिका थी और उन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी, मतलब रॉबर्ट हुक ने जिस माइक्रोस्कोप का यूज किया था वो उन्होंने सेल्फ ही बनाया था, खुद से बनाया था। लेकिन उन्नत प्रकार का सूक्ष्मदर्शी, मतलब जो वर्तमान में माइक्रोस्कोप यूज होते ना वो वाले, उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। कोशिकाएं हर कहीं होती, जैसे अगर मैं अपने गाल को खरोंचूं तो मेरे नाखून के अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो गई होंगी जो खुरचन है कहाँ की? मेरे गाल की। ऐसे ही तालाब के जल में बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, और आपको मालूम ही है कि सूक्ष्म जीव जो होते वो हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते। क्लियर है? तो ऐसे ही तालाब के जल को इकट्ठा किया और उसमें किसी सूक्ष्म जीव की कोशिका का अध्ययन इन्होंने किया था उन्नत प्रकार के माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके। इसलिए कोशिका के अंदर विभिन्न कोशिकांगों तक पहुंच गए थे कौन? ल्यूवेनहॉक। तो जो नाम सामने आते हैं कोशिका के खोजकर्ता में, उसमें सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक का, लेकिन इन्होंने सिर्फ कोशिका का पता लगा लिया था। कोशिका के कोशिकांग क्या होते, कोशिका का संगठन क्या होता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाए थे, क्योंकि सीधी सी बात है इन्होंने जिस माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था वो एक साधारण सा माइक्रोस्कोप था। लेकिन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का पता लगाया और इन्होंने जिस माइक्रोस्कोप का यूज़ किया वो उन्नत प्रकार का माइक्रोस्कोप था, इसलिए वो उसके संगठन तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना, रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका, ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। अब भाई कोशिका के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन ये किसने बताया कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो कोशिका से ही बना हुआ है और कोशिका जैसे जैसे वृद्धि करती हैं वैसे वैसे जीवों के शरीर का विकास होता है। ये है वास्तविकता में कोशिका सिद्धांत। और ये कोशिका सिद्धांत दिया किसने है, आइए समझते हैं। वर्ष 1838 में
कौन सा वर्ष है? 1838। 1838 में एम श्लाइडेन, जो जर्मनी के एक वनस्पति शास्त्री थे। तो एम श्लाइडेन का संबंध किस देश से है? ये जर्मनी से है। जर्मनी के एक वनस्पति शास्त्री थे। और 1839 में टी श्वान ने, ब्रिटेन के एक जंतु शास्त्री थे, मतलब टी श्वान कहाँ से थे? ये ब्रिटेन से थे, जबकि श्लाइडेन कहाँ से थे? ये जर्मनी से थे। इन्होंने बताया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं। जितने भी पौधे हैं एवं जितने भी जंतु हैं, ये सभी काय के बने हुए हैं? कोशिकाओं से। और यह कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। क्लियर है? मतलब आप जरा इमेजिन करो कि कोशिका की खोज हो चुकी है और कोशिका की खोज हो जाने के लगभग 200 वर्षों के बाद इस बात पर ध्यान गया मनुष्यों का कि जितने भी जीव हैं वे सारे जीव किसी सूक्ष्मतम इकाई के बने हुए हैं। क्लियर है? और वो सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका। और कोशिका जैसे जैसे वृद्धि करती है वैसे वैसे मनुष्य का शरीर भी वृद्धि करता है। परंतु इनका सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया कि नई कोशिकाओं की रचना किस प्रकार हुई थी। मतलब इन्होंने एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए रेवोल्यूशनरी जो अध्याय है वो जनता के सामने लाकर पेश कर दिया था कि जितने भी जीव हैं वे सारे जीव एक सूक्ष्मतम इकाई के बने हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं कोशिका। और कोशिका की वृद्धि होती है तो जीवों के शरीर का भी विकास होता है। ये चीज क्लियर कर दी थी श्लाइडेन और श्वान ने। क्लियर है? लेकिन कोशिकाएं वृद्धि कैसे करती हैं, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कौन? श्लाइडेन और श्वान। फिर आते हैं कौन? रुडोल्फ विरकॉफ। रुडोल्फ विरकॉफ ने वर्ष 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं तथा नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। यह बताया किसने? रुडोल्फ विरकॉफ ने। क्या बताया है? कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं, मतलब डिवीजन होता है पुरानी कोशिकाओं में, और जो नई कोशिकाएं आती हैं वे पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। ये सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ विरकॉफ ने। जबकि हर एक जीव का शरीर कोशिका का बना है और कोशिका के विभाजन से ही जीव का विकास होता है। ये कोशिका सिद्धांत दिया था किसने? एम श्लाइडेन तथा टी श्वान ने। जबकि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती हैं, यह सिद्धांत दिया था किसने? रुडोल्फ विरकॉफ ने। ठीक है? अब फुल प्रूफ तरीके से कोशिका सिद्धांत कहता क्या है वो समझना। कोशिका सिद्धांत इस प्रकार है, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है? जितने भी जीव हैं या तो वे सूक्ष्म जीव होंगे। सूक्ष्म जीव मतलब उनका शरीर एक या फिर अधिक कोशिकाओं का बना होगा, ज़्यादा कोशिकाएं नहीं होंगी। और फिर हमारे जैसे मानव हैं जिनमें असंख्य कोशिकाएं होंगी। दूसरा, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। हम भी जब अपनी माता के गर्भ में आए होंगे तो एक कोशिका के रूप में ही हमने जन्म लिया था अपनी माता के गर्भ में। तो जितने भी जीव हैं, भले ही वे सूक्ष्म जीव हों या फिर बड़े बड़े उन्नत प्रजाति के जीव, जब भी उनका जन्म हुआ था वे एक कोशिका के रूप में ही उपस्थित थे। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। स्वाधीन इकाई मतलब स्वतंत्र है और सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक है? तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, परिणाम स्वरूप एक जीव बनता है। ठीक है? कोशिका अपने आप में तो स्वाधीन है, ठीक है, लेकिन ये सभी कोशिकाएं एक दूसरे से मिलकर कार्य करती हैं, जिसका परिणाम क्या होता है? एक पूरे जीव के शरीर का संचालन होता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक
मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भाग लेता है। मतलब कोशिका का जब भी विभाजन होता है, देखो अभी हम जस्ट इसी के बाद, इस लेक्चर के बाद कल या परसों में माइटोसिस और मियोसिस नामक दो प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। उन प्रक्रियाओं में आप देखना कि अहम भूमिका कौन निभा रहा है, केंद्रक, अर्थात कोशिका के विभाजन में अहम भूमिका अदा करता है केंद्रक। इसीलिए चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भाग लेता है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स मुख्य रूप से कंप्लीट करते हैं किसे, कोशिका सिद्धांत के लिए। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, एम श्लाइडेन, जिनका संबंध था जर्मनी से, और टी श्वान, जिनका संबंध था ब्रिटेन से। जबकि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं, ये सिद्धांत किसने दिया था, रुडोल्फ विरकॉव ने। इतना क्लियर हुआ, कोशिका सिद्धांत क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है। जैसे कोशिका सिद्धांत में अपन ने ये 4 पॉइंट्स पढ़े, सभी जीवों पर ये 4 पॉइंट्स लागू होते हैं, लेकिन कोई ऐसी संरचना जिसमें सेल हो ही ना, जो जीव ही ना हो, उन पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। अर्थात वायरस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। विषाणु या वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ठीक है, हम क्यों डिजिटल रूप में आ गए एक दूसरे के सामने, इस वायरस के कारण ही। और इसकी दवाई ढूंढने में इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कैसे अपवाद है समझो अब। क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती है, कोशिका नहीं होती है, इसीलिए समय लग रहा है इसके आरएनए को तोड़ने में। कोशिका नहीं होती है, ये संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं, संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं, जबकि विलगित अवस्था में ये निर्जीव होते हैं। अब समझ में आई तुम लोगों को बात। मतलब अगर आपकी टेबल पर वायरस पड़ा है, वो निर्जीव अवस्था में है, लेकिन किसी माध्यम के आधार पर या किसी माध्यम से अगर ये आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है और शरीर में उसे ऐसी कंडीशन मिल जाए जो इसके लिए अनुकूल हो, तो ये जीवित हो जाता है। और कैसा है ये है संक्रामक परजीवी और शरीर में संक्रमण पैदा करता है। ये विषाणु ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके हैं। कोशिका तो विकसित अवस्था हो गई, लेकिन विषाणु का शरीर विकसित नहीं है, इसलिए कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए प्रारंभिक जीव है। जीव का जब प्रारंभ शुरू हुआ था तो सारे कोशिकांग नहीं बने थे, कुछ कुछ कोशिकांग बन रहे थे। इसलिए बैक्टीरिया से पहले के हैं वायरस, लेकिन कैसे है, प्रारंभिक जीव हैं। इनका जो शरीर है वो एक पूरी कोशिका का रूप भी नहीं ले पाया है, इसीलिए ये सामान्य अवस्था में निर्जीव होते। मतलब अगर ये किसी के शरीर में नहीं है, शरीर के अंदर नहीं है, तो ये निर्जीव है। और शरीर के अंदर भी है, लेकिन अगर इन्हें फ्रूटफुल एनवायरनमेंट नहीं मिला है, मतलब इनके अनुसार इन्हें कंडीशंस नहीं मिली है, तो भी ये निर्जीव ही रहेंगे। क्लियर है। जीवित कब होंगे, जब इनके अनुसार फेवरेबल एनवायरनमेंट इनको मिल जाए। इसीलिए विषाणु क्या है, प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है जो कि कोशिका की अवस्था तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। क्लियर इतना। तो विषाणु अपवाद है किसका, कोशिका सिद्धांत का। अब अपन बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। कितने प्रकार की होती है ये कोशिका, ध्यान से समझना। रचना मतलब कोशिका किस प्रकार से बनी है, कोशिका की रचना कैसी है। तो रचना के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिका। बहुत ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है।
आधार क्या है कोशिका को विभाजित करने का? आधार है कोशिका की संरचना। ठीक है, तो कुछ कोशिकाएं होती हैं किस प्रकार की? प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या क्या विशेषता है इसको समझ लो तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है। इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अपनी विकसित अवस्था में नहीं होती, इसलिए ये कहलाती हैं क्या? प्रारंभिक कोशिकाएं, जिनकी रचना बहुत ही सरल होती है। बहुत ही सरल होती है मतलब ज्यादा कोशिकांग इनमें नहीं पाए जाते, इसलिए इनकी संरचना बहुत ही सरल होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता मतलब इनका जो न्यूक्लियस है वो साफ नहीं रहता। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि केंद्रक के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो यहाँ पर नहीं होते, या केंद्रक ही नहीं होता। कुछ में होता है कुछ में नहीं होता, इसलिए स्पष्ट केंद्रक का यहाँ पर अभाव रहता है। जीवाणु कोशिका इस प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। इनमें पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए द्वारा निर्मित गुणसूत्र कोशिका द्रव्य के विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं। इस विशेष क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अब समझना आप इसके लिए, स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। जैसे हमारे शरीर की जो सेल्स हैं, हमारे शरीर की सेल्स में स्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा और केंद्रक के अंदर ही क्रोमोसोम्स और डीएनए होंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक प्रकार की जो कोशिका होती है उसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव रहता है। ठीक है, और अगर केंद्रक नहीं है तो केंद्रक के अंदर जो पदार्थ पाया जा रहा है डीएनए और क्रोमोसोम, वो कहाँ रहेगा? वो सेल के अंदर ही रहेगा, लेकिन न्यूक्लियस में नहीं रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो है ही नहीं। समझना आप बात के लिए। इसलिए डीएनए द्वारा निर्मित गुणसूत्र कोशिका द्रव्य के विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं। अर्थात सामान्य कोशिकाओं में डीएनए और क्रोमोसोम जो केंद्रक के अंदर होते थे, यहां पर केंद्रक के बाहर होते हैं। केंद्रक होता ही नहीं है तो एक विशेष स्थान पर होते हैं क्या? ये गुणसूत्र और डीएनए। उस विशेष स्थान को ही कहा जाता है न्यूक्लियोइड। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक प्रकार की जो कोशिका होती है इसमें केंद्रक के स्थान पर न्यूक्लियोइड होता है, और ये भी प्रारंभिक प्रकार की ही कोशिका है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब कोशिकाओं का निर्माण हो रहा होगा, जीव का विकास हो रहा होगा, ठीक है, तो पहले बनी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, उसके बाद बनी यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका क्या है? आरंभिक कोशिकाएं हैं जिनमें सभी कोशिकांगों का विकास पूर्ण रूपेण नहीं हो पाया है। इनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव पाया जाता है, लेकिन डीएनए और गुणसूत्र होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब केंद्रक नहीं है तो डीएनए और गुणसूत्र कहाँ जाएंगे? तो ये कोशिका द्रव्य में एक विशेष स्थान पर उपस्थित होते हैं। उस विशेष स्थान को ही कहा जाता है क्या? न्यूक्लियोइड। क्लियर है? ये जो आप डायग्राम देख रहे हो या इमेज देख रहे हो, ये है एक प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका, या हम ये बोल सकते एक जीवाणु की कोशिका, क्योंकि सबसे अच्छा उदाहरण प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका का क्या है? जीवाणु। क्लियर है? जिसमें आप तो बस इतना याद रखना कि प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं अविकसित प्रकार की होती हैं जिनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव पाया जाता, और अगर स्पष्ट केंद्रक का अभाव है तो केंद्रक के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं जैसे डीएनए और क्रोमोसोम, वो कहाँ जाएंगे? तो वो कोशिका द्रव्य में ही एक विशेष स्थान पर उपस्थित होते हैं जिन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोइड। खत्म। ये हो गई क्या? प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जीवाणु की कोशिका। ठीक है, चलिए अब
थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका के बारे में। केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि स्पष्ट केंद्रक तो होता नहीं है प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में। अब जब केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से हो? केंद्रक झिल्ली नहीं है तो केंद्रक के अंदर जो पदार्थ होता है वो कोशिका में, कोशिका द्रव्य में यहाँ वहाँ बिखरा रहता है या कोशिका द्रव्य के संपर्क में ही रहता है। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं, परंतु अन्य कोशिकांगों का अभाव रहता है। ठीक है, तो एक पूर्ण विकसित कोशिका से अगर तुलना की जाए तो जितने कोशिकांग पूर्ण विकसित अर्थात यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में होते हैं, उतने कोशिकांग प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में नहीं होते। जैसे बैक्टीरिया, जैसे ई कोलाई, क्लॉस्ट्रीडियम, नील हरित शैवाल की जो कोशिकाएं होती हैं वे प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका का तात्पर्य क्या? एक अविकसित प्रकार की कोशिका। अब अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका, अर्थात ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो पूर्ण रूपेण विकसित होती हैं, जैसे हमारे शरीर की कोशिकाएं। अब प्रोकैरियोटिक पढ़ी, प्रोकैरियोटिक कैसी थी? अविकसित प्रकार की कोशिकाएं। अब जरा ध्यान दो यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं पर। ऐसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है? ऐसी कोशिकाएं हैं जो पूर्ण रूप से विकसित हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधे एवं जंतुओं में पाई जाती हैं। विषाणु का तो अपन ने देख लिया, विषाणु पे तो कोशिका सिद्धांत लागू ही नहीं होता है। ठीक है, और जीवाणु एवं नील हरित शैवाल की जो कोशिकाएं हैं वे प्रोकैरियोटिक प्रकार की हैं। तो इन तीनों को छोड़ दो, विषाणु को, जीवाणु को और नील हरित शैवाल को। बाकी जितने भी जीव हैं, चाहे वे पादप हों या फिर जंतु हों, उन सभी जीवों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वे कैसी हैं? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं। ठीक है, यह रचनात्मक आधार पर पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं। मतलब इन कोशिकाओं में सभी प्रकार के कोशिकांग विकसित हो चुके होते हैं, इसलिए ये पूर्ण विकसित कोशिकांग होते हैं इसमें, और इनको क्या बोला जाता है? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं। इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है जो चारों ओर दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। जैसे आप ये वाली इमेज अगर देखो तो ये पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जा रहा है कहां पर? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में, और ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है, मतलब डबल लेयर से घिरा हुआ है ये वाला केंद्रक। ठीक है, कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं एवं गुणसूत्र की संख्या एक से अधिक होती है। ठीक है, तो केंद्रक के बाहर ये आपको विभिन्न कोशिकांग दिख रहे हैं, जैसे ये गोल्जी एपरेटस, ठीक है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सब क्या है? विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं। और इन सभी कोशिकांगों के बाहर की सतह पर मेम्ब्रेन्स हैं, झिल्लियां हैं, और ये सभी कोशिकांग कहाँ पर तैर रहे हैं? कोशिका द्रव्य में ये कोशिकांग तैर रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर लेकिन सेल के अंदर। ठीक है, इसीलिए झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं कहाँ पर? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में। ठीक है, और इनमें केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक से अधिक पाए जाते हैं। क्लियर है? अब कोशिका की संरचना पर अपन ध्यान देते हैं। अभी अपन ने कोशिकाओं के प्रकार पढ़ लिए, और कितने प्रकार की हैं ये कोशिकाएं? ये 2 प्रकार की हैं। संरचना के आधार पर
एक है प्रोकैरियोटिक प्रकार की और दूसरी है यूकैरियोटिक प्रकार की। अब हम इन कोशिकाओं का ही या कोशिका के अंदर कितने कोशिकांग होते हैं उनका अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिका के अंदर जितने भी अंग उपस्थित होते हैं या जिनसे मिलकर एक पूरी कोशिका का निर्माण होता है उनको कहते हैं क्या? कोशिकांग। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, मतलब हर कोशिकांग का अपना एक अलग कार्य है जो अपने आप में विशेष है। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना के रूप में विद्यमान है। क्लियर है? कोशिका को हम जीवित संरचना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो कोशिकांग हैं वो निरंतर काम में लगे हुए हैं, इसलिए कोशिका को कहा जाता है क्या? एक जीवित संरचना जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इस प्रकार कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब इसके विभाजन क्या है? कोशिका के जो, जैसा अभी अपन ने ये पढ़ा कि कोशिका जिन तत्वों से मिलकर बनी है उसको कहा जाता है कोशिकांग, और इन सभी कोशिकांगों के जो कार्य हैं वो अपने आप में विशिष्ट हैं, इसलिए कोशिका को क्या बोलते हैं? जीवित इकाई। अब अगर हम माइक्रोस्कोप से किसी कोशिका को देखें तो वो कोशिका हमें 3 पार्ट्स में विभाजित होती हुई दिखाई देती है। सबसे बाहर की तरफ होती है कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके थोड़े से अंदर जाएं तो हमको मिलता है कोशिका द्रव्य। फिर उसके थोड़े से अंदर जाएं तो हमको मिलता है केंद्रक या न्यूक्लियस। ये एक कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है। जैसे ये कोशिका है तो कोशिका में सबसे बाहर की सतह पर क्या हो गई? कोशिका झिल्ली। फिर अगर हम और अंदर गए यहाँ पर तो यहाँ पर हमको मिला कोशिका द्रव्य। ठीक है, ऐसे तो हमें मालूम है कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं, लेकिन हम एक सामान्य प्रकार के माइक्रोस्कोप से देखने की बात कर रहे हैं। और बीच में हमको दिखाई देता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक कोशिका की जो संरचना है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और वो 3 पार्ट्स क्या हैं? एक हो गया कोशिका झिल्ली, एक कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक। ठीक है, चलिए कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अब देखना आप लोग, ये क्या हो गया? ये वाला पोर्शन बाउंड्री, इसको बोलते हैं हम क्या? ध्यान, अगर यहाँ पर ध्यान दो, इसको कहेंगे हम कोशिका झिल्ली। क्या बोलते इसको हम? इसको कहेंगे हम कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली से अगर हम अंदर जाएं तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पदार्थ भरा हुआ है जिसमें विभिन्न कोशिकांग तैर रहे हैं। इस पदार्थ को ही कहते हैं हम कोशिका द्रव्य, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और बीच का जो पोर्शन है इसको कहते हैं हम केंद्रक। क्या कहते हैं इसे? हम इसे कहते हैं हम केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है वो द्रव्य कहलाता है केंद्रक द्रव्य। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि कोशिका द्रव्य, मतलब ये वाला कोशिका द्रव्य और ये केंद्रक। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को संयुक्त रूप से जोड़ दो तो इसे ही कहा जाता है क्या? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है तो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला कोशिका द्रव्य और केंद्रक को संयुक्त रूप से ही कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब
अपन बात करते हैं किसकी, कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली है क्या? कोशिका झिल्ली जैसा कि आप सब लोग जानते हो, कोशिका के सबसे बाहर की तरफ उपस्थित जो मेम्ब्रेन होता है उसको कहते हैं क्या, कोशिका झिल्ली। उसी का अध्ययन हमको करना है कि ये कितने प्रकार की होती है या फिर कितने इसमें डिविजन्स होते हैं कोशिका झिल्ली में। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो क्या क्या बोला जा सकता है इसे? देखो, ये डायग्राम है सेल का और इसी कहना चाहिए कोशिका झिल्ली को एलैबोरेट करके यहां पर दिखा दिया गया है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम कि कोई भी कोशिका है, उस कोशिका को चारों तरफ से एक झिल्ली घेरे हुए है जिसे कहा जाता है क्या, कोशिका झिल्ली। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है। जीवित भी होती और अर्धपारगम्य होती, मतलब यहाँ पे भी किसी न किसी प्रकार के फंक्शंस हो रहे हैं, इसलिए ये जीवित है। और अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य है मतलब एक तरफ से पदार्थ आ सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते, या फिर पदार्थ बाहर जा सकते लेकिन अंदर नहीं आ सकते। या फिर हम ये बोल सकते कि एक बार में ही पदार्थ या तो अंदर आएगा या फिर बाहर जाएगा। ये अर्थ होता है किसका, अर्धपारगम्य का। चूंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जो अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थों का आदान प्रदान यहां से नहीं होता। इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्यों बोलते इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली? क्योंकि ये चयन करती है कि कौन सा पदार्थ अंदर आएगा, कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा। क्लियर है? इसीलिए इसको बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, यह कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें दो परत प्रोटीन की तथा बीच में एक परत लिपिड की रहती है। ठीक है, तो ये जो पूरी कोशिका झिल्ली है ये बनी हुई है काय की, लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड और प्रोटीन की तो बनी है, लेकिन एक परत या ऊपर और नीचे की जो परतें हैं, ये परत हो जाएगी आपकी प्रोटीन की, नीचे वाली परत भी होगी काय की, प्रोटीन की। लेकिन बीच में जो परत उपस्थित है ये वाली, ये परत है कौन सी, लिपिड की। यानी ये जो कोशिका झिल्ली बनी हुई है वो काय की बनी है, लिपिड और प्रोटीन की। ऊपर और नीचे की परत है प्रोटीन की और बीच में गोंद का कार्य कर रहे हैं लिपिड्स। यह कोशिका झिल्ली कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है एवं कोशिका को यांत्रिक सहारा भी देती है। तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग रूप लिए हुए हैं और ये जो कोशिका झिल्ली है ये उन्हें एक विशेष रूप प्रदान करती है। ठीक है, और यांत्रिक सहारा भी देती है, मतलब कोशिका के रूप को बिगड़ने नहीं देती। ये विशेषता है किसकी, कोशिका झिल्ली की। अब अपन बात करें कोशिका भित्ति की या सेल वॉल। अभी हम पढ़ते हुए आए हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में फर्क ये है कि सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है जीवों में, जबकि पादपों में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल। पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती हैं। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। जैसे हम जीव हैं, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है,
कोशिका भित्ति नहीं है, सेल वॉल नहीं है, वहां पर सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, लेकिन पादपों में जो यांत्रिक सहारा मिल रहा है पादपों की कोशिकाओं को, वो मिलता है कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल से। ठीक है, इसलिए पादपों की सतह कठोर होती है। ठीक है, यह कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है जो पारगम्य होती है। ठीक है, जबकि सेल मेम्ब्रेन काय का बना था, वो बना था 2 लेयर प्रोटीन की, बीच में 1 लेयर लिपिड की। जबकि कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल बनी हुई है काय की, सेल्यूलोज की। ठीक है, यह सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कैसा पदार्थ है? जटिल पदार्थ जो संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है किसे? पादपों की कोशिकाओं के लिए। इसी कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति निर्जीव है जबकि सेल मेम्ब्रेन सजीव है। ठीक है, ये कैसा है? सेल्यूलोज का बना हुआ है और बहुत ही कठोर एवं कड़क है, इसलिए कोशिका भित्ति को कहा जाता है ये निर्जीव है। क्लियर है? यह पादप कोशिकाओं, या हम ये बोल सकते हैं पादप कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है एवं पादप कोशिका को सुरक्षा एवं यांत्रिक सहारा देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सेल मेम्ब्रेन जंतुओं की कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा देता था, वैसे ही कोशिका भित्ति पादपों की कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा देती है। इस प्रकार यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है एवं कोशिका को सूखने से बचाती है। कोशिका झिल्ली तो दोनों में रहेगी, जैसे अपन ने पढ़ा ना सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली, ये तो दोनों में भी रहेगी, जंतु में भी होगी और पादप में भी होगी। लेकिन पादपों में कोशिका झिल्ली को भी घेरे हुए है कोशिका भित्ति। ठीक है, जिससे अब देखो पादप तो 24 हम ये बोल सकते हैं कि लंबे समय धूप में रहते हैं, और अगर कोशिका भित्ति ना हो वहां पर तो पादप तो सूख जाएंगे। इसीलिए कोशिका को सूखने से बचाती है कौन? कोशिका भित्ति। यह मुख्यतः पादप, कवक, जीवाणु, शैवाल में पाई जाती है, परंतु जंतु एवं प्रोटोजोआ में यह अनुपस्थित होती है। तो अब ये चीज़ भी आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती, सेल वॉल पाई जाती है। तो वे हैं सभी प्रकार के पादप, कवक, जीवाणु और शैवाल। इन सभी में पाई जाती है क्या? कोशिका भित्ति। ठीक है, जबकि कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो सभी प्रकार के जंतु एवं प्रोटोजोआ वर्ग में कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, जितने भी जीवाणु होते हैं, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, जितने भी जीवाणु होते हैं, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की बनी होती है। ये क्या है? एक विशेष प्रकार का केमिकल तत्व है जिसे कहा जाता है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स। जीवाणुओं में जैसा अभी अपन ने देखा क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। लेकिन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? तो ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की। ठीक है, और कवक में भी कोशिका भित्ति होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति ग्लूकोसैमीन की बनी होती है। तो जितने भी कवक होते हैं, इन कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है वो काय की बनी होती है? ये बनी होती है ग्लूकोसैमीन की। ठीक है, शैवाल, शैवाल में भी कोशिका भित्ति होती है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन एवं पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ठीक है, ये सारे तत्व अपन पढ़ेंगे अभी बायोलॉजी में ही आगे। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड की।
जबकि पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है। तो पादपों की कोशिका भित्ति बनी है सेल्यूलोज की, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की, कवक की कोशिका भित्ति बनी है ग्लूकोसैमीन की, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी है ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड की, जबकि पादपों की कोशिका भित्ति बनी है सेल्यूलोज की। क्लियर है इतना? ये चीजें आपको याद करना है, 3 से 4 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन से जीव की कोशिका भित्ति कौन से पदार्थ की बनी हुई है। चलिए अब अपन बात करते हैं कोशिका भित्ति की परतों के बारे में। कितनी परत होती है कोशिका भित्ति में? कोशिका भित्ति तो समझ में आ गया ना। कोशिका झिल्ली तो दोनों में उपस्थित है, जंतु कोशिका में भी उपस्थित है, पादप कोशिका में भी उपस्थित है। लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और मोटी सी परत है जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति, और इस कोशिका भित्ति में भी अलग अलग परतें पाई जाती हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बाहरी परत के बारे में, यानी ये कोशिका भित्ति कितनी परतों की है? 3 परतों की। सबसे पहले अपन बात करें बाहरी परत के बारे में, तो सबसे बाहरी परत मध्य लैमेला होती है। नाम जरूर है इसका मध्य लैमेला, लेकिन ये सबसे बाहरी परत है। तो सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? मध्य लैमेला होती है, जो पैक्टिन की बनी होती है। पैक्टिन भी एक तत्व है, केमिकल तत्व है, ठीक है। तो सब मध्य लैमेला काय की बनी हुई है? पैक्टिन की। तथा संलग्न पादप कोशिका के बीच गोंद का कार्य करती है, ठीक है। संलग्न पादप कोशिका के बीच गोंद का कार्य करती है। इसका तात्पर्य ये है, जैसे ये एक कोशिका है, ठीक है, यहां पर लगा हुआ है मध्य लैमेला, उसके बाद एक कोशिका, फिर यहां पर मध्य लैमेला, उसके बाद एक कोशिका। तो ये हो गई सहायक कोशिका, और सहायक कोशिका के बीच में ये मध्य लैमेला जो है ये काय का कार्य कर रहा है? ये कार्य कर रहा है गोंद का, ठीक है। तो गोंद का कार्य भी ये करती है। इसके बाद आती है प्राथमिक कोशिका भित्ति, जो कि अंदर होती है किसके? बाहरी परत के। तो दूसरी परत पतली तथा लचीली होती है तथा वृद्धि के समय बनती है। जब कोशिका की वृद्धि होती है, कोशिका का विकास होता है, उस समय बनती है कौन सी? प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब अपन बात करें द्वितीयक कोशिका भित्ति की, तो यह तीसरी परत है जो कुछ कोशिकाओं में पाई जाती है। यह कोशिका को जलरोधी बनाती है तथा दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका को जलरोधी बनाती है और दृढ़ता प्रदान करती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि कितना भी तेज पानी झेल लिया जाए, कोशिका तेज पानी से नष्ट नहीं होगी, जलरोधी बन गई है। किसके कारण? द्वितीय कोशिका भित्ति के कारण। तो इस प्रकार से जो एक पूरी कोशिका भित्ति है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, और वो 3 लेयर्स कौन सी हैं? बाहरी परत की, दूसरी प्राथमिक कोशिका भित्ति, और तीसरी द्वितीय कोशिका भित्ति। क्लियर? चलो अब अपन पढ़ते हैं या ये जानते हैं कि कोशिका भित्ति के क्या क्या कार्य हैं। तो अधिक कोशिकीय दाब होने पर कोशिका भित्ति कोशिका को फटने से बचाती है, ठीक है। मतलब कोशिका पर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, बहुत ज़्यादा दाब लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा कोशिकीय दाब होने पर भी कोशिका को अंदर से कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि इस दाब को अंदर तक पहुंचने नहीं देती है कौन? कोशिका भित्ति। यह कोशिका के बाहरी वातावरण में होने वाले अधिक परिवर्तनों से रक्षा करती है, जो कि जंतु कोशिका में कम होता दिखाई देता है। अब क्योंकि पादप हैं, है ना, 24 घंटे 7 दिन बाहर रहते हैं, तो मौसम में जो भी परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का जो असर है वो कोशिका के अंदर पहुंचने नहीं देती है कौन? कोशिका भित्ति। अब अपन बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। ये कोशिका द्रव्य क्या है? ठीक है,
कोशिका द्रव्य जैसा कि अभी अपन समझते हुए आए हैं, कोशिका द्रव्य वो तरल पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित होता है, लेकिन केंद्रक झिल्ली से बाहर होता है। जैसे इस कोशिका के डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मोटी परत है, ये परत कौन सी है? ये परत है कोशिका झिल्ली की। काय की परत है ये परत है कोशिका झिल्ली की, और ये है केंद्रक, ठीक है। और ये कहलाती है क्या? केंद्रक झिल्ली, ठीक है। ध्यान से समझते जाना बस। और कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। इस तरल पदार्थ को ही कहा जाता है क्या? कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य अब भी अपन ने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म, मतलब इस कोशिका द्रव्य को और केंद्रक को साथ में हम कहते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। इसीलिए यहाँ की परिभाषा ऐसी दी हुई है कि जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्योंकि जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म क्या था? प्रोटोप्लाज्म इस कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस को संयुक्त रूप से कहा जाता था क्या? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में उपस्थित है उसको कहा जाता है क्या? उसको कहते हैं हम कोशिका द्रव्य। यह जीव द्रव्य शब्द वर्ष 1839 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो किस वैज्ञानिक ने दिया है ये जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नामक शब्द? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया है। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे विभिन्न प्रकार के खनिज, लवण एवं जल और विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपस्थित होते हैं जो निर्जीव पदार्थ हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो पूरा कोशिका द्रव्य है ना, इस कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित हैं, और इसी कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग तैरते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो कोशिका द्रव्य क्या है? सीधी सी बात है, कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर जो भी तरल पदार्थ भरा हुआ है उसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब अपन बात करें कोशिका द्रव्य में कुछ और इसकी विशेषताओं के बारे में, तो इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन्हीं रचनाओं को कहा जाता है कोशिकांग। यही चीज तो अभी अपन ने समझी कि इस पूरी सेल में जीवंत इकाई क्यों है सेल? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जा रहे हैं। और कोशिकांग कहाँ तैरते हैं? कहाँ पर तैरते हैं ये कोशिकांग? ये कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही यहाँ वहाँ तैरते हुए दिखाई देते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, मतलब हर एक कोशिकांग की अपनी एक मेम्ब्रेन होगी, झिल्ली होगी। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं ये अपन अभी समझते हुए आए हैं। पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं जिसमें अच्छा खासा विकसित अवस्था में केंद्रक पाया जाता है, उसको कहते हैं हम क्या? यूकैरियोटिक कोशिकांग। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं वो कैसे होते हैं? झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते। अब आई बात समझ में। कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को दक्षतापूर्वक संपन्न करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से कोशिकांग होते हैं इनमें, आइए समझते हैं हम। सबसे पहला कोशिकांग
अंतः प्राद्रव्यीय जालिका। कौन सा कोशिकांग है? अंतः प्राद्रव्यीय जालिका। और क्या होता है ये अंतः प्राद्रव्यीय जालिका? आइए समझते हैं। सबसे पहले इसकी खोज एल्बर्ट क्लाउड ने तथा कीट पॉर्टन ने मिलकर की थी। तो कौन से दो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ है अंतः प्राद्रव्यीय जालिका से? तो वे वैज्ञानिक हैं एल्बर्ट क्लाउड और कीट पॉटर, जिनके नाम जुड़े हुए हैं किससे? अंतः प्राद्रव्यीय जालिका से। जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नालिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका को ही अंतः प्राद्रव्यीय जालिका कहते हैं। तो क्या होती है ये अंतः प्राद्रव्यीय जालिका? अंतः प्राद्रव्यीय जालिका सबसे पहले तो हमारी कोशिका का एक बहुत ही विशेष कोशिकांग है जो कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार। ध्यान से देखो, ये तो एलैबोरेटेड चित्र है इसलिए आपको सूक्ष्म नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी झिल्लियां इसमें उपस्थित हैं। ठीक है, और कैसा है ये? अनियमित नालिकाओं से घना जाल होता है। इस जालिका को ही अंतः प्राद्रव्यीय जालिका कहते हैं। तो बहुत सारी लेयर्स इसमें पाई जा रही हैं, इसीलिए इसे क्या बोला गया है? अंतः प्राद्रव्यीय जालिका। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिकाओं में समानांतर नालिकाओं के रूप में फैली हुई रहती है। तो ये जो पूरी इकाई है ना, ये इकाई बनी हुई है इकाई की लाइपोप्रोटीन की। काय की बनी हुई है ये इकाई? पूर्ण रूपेण इकाई बनी हुई है लाइपोप्रोटीन की और बहुत सारी शाखाओं के रूप में विस्तृत है कोशिका में। ठीक है, कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाहरी झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। मतलब अब आप सोचकर देखो, ये कोशिका है, ये केंद्रक है, ये कोशिका झिल्ली हो गई, ये केंद्रक झिल्ली हो गई। तो कभी कभी ये इतनी ज्यादा शाखित होती हैं कि केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक फैली हुई रहती हैं। यह अंतः प्राद्रव्यीय जालिकाएं दो प्रकार की होती हैं। काय की बनी है ये बनी है लाइपोप्रोटीन की, और ये दो प्रकार की होती हैं। पहली है चिकनी अंतः प्राद्रव्यीय जालिका। तो इसकी झिल्ली चिकनी होती है और इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो खासियत क्या है चिकनी अंतः प्राद्रव्यीय जालिका की? इसकी सबसे महत्वपूर्ण खासियत क्या है कि इसकी झिल्ली चिकनी होती है और इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते एवं ये लिपिड का स्त्राव करती है। काय का स्त्राव करती है ये? लिपिड का। और इस पर क्या नहीं पाए जाते? राइबोसोम। तो फिर राइबोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं खुरदुरी अंतः प्राद्रव्यीय जालिका पर। इसकी बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, अब आप अगर ध्यान दो तो ये तो हो गई कौन सी? जैसे ये जो रेड कलर की पूरी इकाई दिख रही है आपको, इसमें छोटे छोटे से गैप हैं जिन्हें बोला जाता है राइबोसोम। जबकि ये जो क्रीम कलर की इकाई दिख रही है आपको, वो है चिकनी अंतः प्राद्रव्यीय जालिका जिसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते। यानी अंतः प्राद्रव्यीय जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का है। एक होता है चिकना अंतः प्राद्रव्यीय जालिका और एक होती है खुरदुरी अंतः प्राद्रव्यीय जालिका। जो चिकनी अंतः प्राद्रव्यीय जालिका है वो चिकनी इसलिए है क्योंकि वहां पर राइबोसोम नहीं है, और खुरदुरी अंतः प्राद्रव्यीय जालिका खुरदुरी इसीलिए है क्योंकि वहां पर राइबोसोम उपस्थित है। क्लियर है? तो क्या होती है ये अंतः प्राद्रव्यीय जालिका? तो समझना इसको, ये सबसे पहले तो बनी होती है किसकी? लाइपोप्रोटीन की। कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नालिकाओं का घना जाल होता है और यही जाल कहलाता है क्या? अंतः प्राद्रव्यीय जालिका।
और ये जो अंतः प्राद्रव्य जालिका है ये कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, चिकनी और खुरदुरी। चिकनी वाली पर राइबोसोम नहीं होंगे और खुरदुरी वाली पर राइबोसोम उपस्थित होंगे। क्लियर? अब अंतः प्राद्रव्य जालिका के कार्य क्या हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के मध्य पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नालिका के रूप में कार्य करना। ठीक है, अब तुम्हें कोशिका द्रव्य तो क्लियर हो गया होगा और केंद्रक भी क्लियर हो गया होगा। तो केंद्रक से जो प्रोटीन बाहर की तरफ आता है और बाहर से जो प्रोटीन केंद्रक की तरफ जाता है उसका आदान प्रदान अंतः प्राद्रव्य जालिका के माध्यम से ही होता है। कोशिका की जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। क्लियर है? कशेरुकी के यकृत में चिकनी अंतः प्राद्रव्य जालिका विष तथा दवा का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो कोई जहरीला पदार्थ कोई व्यक्ति निगल गया तो उसके निर्विषीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है अंतः प्राद्रव्य जालिका। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भी भाग लेते हैं। हम पढ़ेंगे अभी आगे कोशिका विभाजन कैसे होता है और किस प्रकार से ये कोशिका प्लेट तैयार होती है। तो ये सारी चीजों में भी अंतः प्राद्रव्य जालिका भाग लेती है। क्लियर है? तो ये 4 मुख्य कार्य होते हैं किसके? अंतः प्राद्रव्य जालिका के। ठीक है, अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। और राइबोसोम के बारे में अपन ये जानते हैं कि ये राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अंतः प्राद्रव्य जालिका पर ही। लेकिन कौन सी? खुरदुरी अंतः प्राद्रव्य जालिका पर। ये कणिकामय संरचनाएं होती हैं जिन्हें जॉर्ज पैलेड ने 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से खोजा था। किसे? राइबोसोम को। और ये राइबोसोम कहाँ पर पाया जा रहा है? इस इमेज में सही दिख रहा है हमें। जो खुरदुरा अंतः प्राद्रव्य जालिका है उस पर पाए जाते हैं क्या? राइबोसोम। ठीक है, ये सबसे छोटे कोशिकांग है। अब यहाँ पे से क्लियर हो जाना चाहिए आपको, सबसे छोटा कोशिकांग होता है कौन सा? राइबोसोम। जो अंतः प्राद्रव्य जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। तो विशेष रूप से तो ये पाया जाता है खुरदुरी अंतः प्राद्रव्य जालिका पर, लेकिन कभी कभी कोशिका द्रव्य में अलग से गुच्छे के रूप में भी उपस्थित होता है क्या? राइबोसोम। और एक और विशेषता क्या है कि ये सबसे छोटे कोशिकांग है कोशिका के अंदर। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं उन्हें पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम कहा जाता है। तो क्या होता है पॉलीजोम? ये ऐसे राइबोसोम होते हैं जो गुच्छे में पाए जाते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे राइबोसोम कोशिका द्रव्य में एक स्थान पर पड़े हुए हैं, उनको कहते हैं हम पॉलीजोम। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती हैं। ठीक है, मतलब प्रोटीन और आरएनए से बना हुआ है क्या? राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में भी भाग लेते हैं, मतलब राइबोसोम स्वयं से भी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसीलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा गया है, क्योंकि ये स्वयं से भी प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए इनको कहा गया है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, राइबोसोम तक। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।